तो इसके इलाज के बारे में मैं वर्णन करूँगा। उसमें सबसे पहला जो रोल है वो है जिंक का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2010 में नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा स्पॉन्सर्ड और सपोर्टेड एक प्रयोग में ये पाया गया कि विट्रो कंडीशन में जब जिंक को एक आयनोफोर के साथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जो सार्स फैमिली के जितने भी वायरस हैं, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं और जो पॉजिटिव सेंस के होते हैं, वो वायरस इन सेल्स के अंदर रिप्लिकेट नहीं हो पाते हैं, यानी उनका प्रजनन नहीं हो पाता है, और इसीलिए इन सेलों को उनसे इन्फेक्शन और कोई खतरा नहीं होता है। तो इसमें जिंक की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ कि अगर किसी सेल के अंदर जिंक मौजूद होगा तो कोरोना वायरस उस सेल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसलिए जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या ये है कि जिंक सेल के अंदर कैसे जाएगा। तो जो सब्सटेंस जिंक को हमारी सेल्स के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सेल होती है उस पर लिपिड बाइलेयर होती है, एक वसा की उसकी चमड़ी होती है, उसके अंदर वो आसानी से जा नहीं सकता है। उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई सब्सटेंस होना चाहिए, और वो सब्सटेंस जो किसी एलिमेंट को, जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ या सोडियम हुआ, उसको अंदर ले जाते हैं, उनको आयनोफोर्स कहते हैं। इसलिए हमको जिंक के लिए जिंक आयनोफोर्स चाहिए जो उसको अंदर ले जाए। और जिंक पर आयनोफोर जो इसमें प्रयोग किया गया था वो किया गया था पेरिथियन, और ये पेरिथियन के माध्यम से जिंक सेल के अंदर चला गया और उसने सेल को इन्फेक्ट होने से बचा लिया। ये प्रयोग हुआ था 2010 में, लेकिन ये विट्रो प्रयोग था। विट्रो का मतलब होता है शरीर से बाहर। मनो सेल का कल्चर किया जाता है और उसमें उन वायरस का इन्फेक्शन किया जाता है जिसका अध्ययन करना होता है, और बाद में जो उसकी संभावित दवा होती है उसका यूज़ किया जाता है, और ये देखा जाता है कि वास्तव में ये सेल को इन्फेक्ट होने देते हैं या नहीं होने देते हैं, ये दवा यूज़फुल भी है या नहीं है। तो 2010 के इस प्रयोग में ये पाया गया कि जिंक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड के जितने भी वायरस हैं, जिसमें कोरोना वायरस 1 भी शामिल है, सबके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ, और इसने वहाँ पर सेलों को बचा लिया। उसके अंदर जो वायरस हैं उनका रिप्लिकेशन नहीं हो पाया, उनका प्रजनन नहीं हो पाया। अब हम जिंक से संबंधित दूसरी और भी बात करते हैं। जिंक की ये प्रॉपर्टी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे भी आपको समझ में आएगा कि इससे अधिक कोरोना वायरस के संबंध में और कोई भी दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। सेकेंडली जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिंक इम्यूनिटी बूस्टर है। जो स्टर्नम होता है, यानी जो हमारे छाती के हड्डियों के जो 2 पिंजरे होते हैं जहाँ पर जो जंक्शन होता है, उसी को स्टर्नम बोलते हैं। इस स्टर्नम में दोनों फेफड़ों के मध्य एक ग्रंथि होती है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये इम्यून सिस्टम का, यानी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उस सिस्टम का ये केंद्र है, जैसे मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर हो, इस टाइप से। इसमें सभी टाइप के लड़ने वाले सेल होते हैं रक्षात्मक। इसमें मैक्रोफेज होता है जो दूसरे बैक्टीरिया वायरस को खा जाता है। इसमें बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं जिसको बी सेल्स भी बोलते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं जो अपने शत्रुओं को जहर देकर मार देते हैं, जहर का उपयोग करके। इसमें नेचुरल किलर सेल होते हैं, वो बिना मतलब के भी किसी भी वायरस को उनको मारने की क्षमता होती है। और इन सब को जो चाहिए
इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो जिंक चाहिए। जब जिंक की कमी होती है तो ये थाइमस ग्लैंड सिकुड़ भी जाती है और ऐसे व्यक्तियों को बार बार इन्फेक्शन होता है। इसलिए जिंक दोनों तरह से उपयोगी है। एक तो इसलिए कि वो एक एंटीवायरल की तरह बिहेव करता है, वो सेल के अंदर वायरस का प्रजनन यानी रेप्लिकेशन नहीं होने देता, और दूसरा वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हमारे शरीर में इस इम्यूनिटी में कई सारे सोल्जर्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। जब लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है तो उसको लिम्फोनिया बोलते हैं, और ये भी जिंक की कमी के कारण होती है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं या जिनका हाई ब्लड शुगर होता है, उनको जिंक एब्जॉर्ब करने में भी दिक्कत जाती है और उनके शरीर में जिंक की भी कमी होती है। इसलिए कोरोना वायरस उनके लिए और ज़्यादा घातक है। अब इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट और काफ़ी फेमस कोरोना वायरस के क्योर की तरफ जाते हैं, और उसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बताऊं उससे पहले मैं क्लोरोक्विन के बारे में बताऊंगा, और उससे पहले मैं क्विनैन या क्विनाइन के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है जिसमें कनाडा और यूएसए आते हैं, इसके अलावा एक साउथ अमेरिका भी है। उसमें पेरू नाम का एक देश है। पेरू नाम के इस देश के जो नेटिव लोग थे, यानी वहाँ के जो आदिवासी थे, जब उनको कोई फीवर आता था या फिर उनके शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन होती थी, तो वो एक सिनकोना पेड़ है, सिनकोना ट्री, उसकी बार्क को यानी उसकी छाल को निकाल के उसका काढ़ा बनाकर पीते थे, और ऐसा करने से उनका बुखार भी उतर जाता था और वो बीमारी भी गायब हो जाती थी। तो जब यूरोपियन लोग, अंग्रेज लोग वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वास्तव में ये औषधि तो बहुत काम की है, तो वे उस कुनैन को, यानी उसका जो एक्सट्रैक्ट था उस काढ़े का, सिनकोना जो ट्री का काढ़ा है, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो कुनाइन था, और उसको लेकर वो आए और ये जर्मनी में लेकर आए, बायर कंपनी में। मैं जर्मनी में जाता हूँ कोलोन में, तो ये बायर कंपनी का हेड ऑफिस और एक बहुत बड़ा शहर है लीवरकुजन, जो कार्ल लीवरकुजन के नाम से, और उसका मालिक, बायर कंपनी का मालिक कार्ल लीवरकुजन ही था। तो उसके कंपनी में काम करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम योहान हैंस एंड्रेसाक था। उसने इस कुनैन को पेटेंट करने की कोशिश की। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ मैं कि एलोपैथी में भी बहुत सारी हर्ब हैं जो नेचुरोपैथिक है, लेकिन उसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अलग एलोपैथिक ड्रग में चेंज कर लिया गया। अभी जो कुनैन थी, इसकी रिएक्शन करवाई गई क्लोरीन से, और इसलिए ये क्लोरोक्विन हो गई, यानी क्लोरोक्विन हो गई, और इसका सिंबल है CQ। और इसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। जो बायर कंपनी थी उसने इसका नाम दिया रिसोचिन, और ये रिसोचिन के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गई। भारत में भी ये काफ़ी ज़्यादा बिकती थी, और उन्होंने क्लोरोक्विन को पूरी दुनिया में बेचा। ये क्लोरोक्विन यहाँ पर मलेरिया के कारण में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आती थी, इसलिए मलेरिया के कारण काफ़ी फेमस हो गई। लेकिन समय के साथ साथ ये नए नए वर्जन भी बनाते रहते हैं, तो उन्होंने क्लोरोक्विन में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रुप जोड़ दिया जिसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो गई। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन थी, ये क्लोरोक्विन की तुलना में ज़्यादा अच्छी ढंग से पेट में एब्जॉर्ब हो जाती थी। साथ में इसको लंबे समय तक भी इसका उपयोग किया जा सकता था। कोई सोचेगा कि लंबे समय का उपयोग क्यों करें हम, तो उसका एक जवाब है कि क्लोरोक्विन मलेरिया के ट्रीटमेंट में ही नहीं, बल्कि जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें भी काफ़ी उपयोगी है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी लंबे समय तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन को लेना पड़ता है, और इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ज़्यादा सेफ है। तो इस ढंग से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन की हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस के संबंध में
एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो मलेरिया की दवा है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो गई। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत कम डॉक्टर भी जानते हैं कि क्लोरोक्विन एक बहुत ही पावरफुल एंटी वायरल मेडिसिन भी है। यानी ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एंटी वायरल भी है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है, ये एंटी फंगल भी है और ये एंटी पैरासाइट भी है। जो मलेरिया होता है पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम विवाक्स एक होता है, प्लाज्मोडियम ओवेले एक होता है और एक प्लाज्मोडियम मलेरी भी होता है। तो इस ढंग से ये एक वाइड रेंज है, इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स सबको निपटाती है। तो ये एक अचूक अस्त्र है। और कोरोना वायरस को प्रपोज करने से पहले जो क्लोरोक्विन ने करके दिखाया वो शायद ही किसी और औषधि ने करके दिखाया। मतलब विट्रो प्रयोग में, यानी ऐसे प्रयोग में जब हम शरीर से बाहर किसी मानव सेल का कल्चर करते हैं और उसमें जब हम किसी औषधि का ट्रायल करते हैं उसको हम विट्रो बोलते हैं। तो उस विट्रो केस में इसने एबोला, निपाह, इन्फ्लुएंजा ए बी, हेपेटाइटिस ए और सी, HIV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और यहाँ तक कि कोरोना वायरस 1 को परास्त किया, यानी उन सेल को इन वायरस से मुक्त किया। और इसीलिए जब कोरोना वायरस 2 आया तो उसका कोई तोड़ नहीं निकल रहा था। तो सभी वैज्ञानिकों ने और शोधकर्ताओं ने यही सोचा कि क्लोरोक्विन इसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। और इससे रिलेटेड एक और प्रयोग है। जो कोरोना वायरस है ये अलग अलग 7 प्रकार का होता है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो कोरोना वायरस 2 है, लेकिन इसका एक और वर्जन है जो चूहों में इजीली इन्फेक्ट हो जाता है, वो है कोरोना वायरस OC43। चूहों में इस वायरस का इन्फेक्शन फैलाया गया। सबसे पहले किसी भी दवा का विट्रो में प्रयोग किया जाता है। जब वो चीज़ सफल हो जाती है तो फिर उसका जानवरों में प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोक्विन क्योंकि विट्रो में सफल हो चुकी थी तो अब इसका प्रयोग करना था चूहों के ऊपर। तो चूहे के जो स्मॉल से पपीज़ थे, यानी उसके जो बच्चे थे, उनको जिनको इस वायरस का इन्फेक्शन था उनके ऊपर इस मेडिसिन का ट्रायल किया गया। और यहाँ पर ये बताना देना बहुत आवश्यक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हम मेडिसिन देते हैं तो उसका डोज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो उन पपीज़ थी उनकी माता को, यानी ये जो चूहिया थी उसको, जो पहली चूहिया थी, यानी एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना लिए। तो जो पहला ग्रुप था उसको 15 mg पर kg का डोज दिया गया, दूसरे ग्रुप को 5 mg पर kg का डोज दिया गया और तीसरे ग्रुप को केवल 1 mg पर kg का डोज दिया गया। उसके रिजल्ट आए वो इस प्रकार है कि जिस ग्रुप को 15 mg पर kg का डोज दिया गया था उसमें 99% जो चूहे के बच्चे थे वो जिंदा रहे, वो मरे नहीं, 1% मरे। जिनको 5 mg पर kg का डोज दिया गया था उसमें से केवल 12% मरे और 88% सर्वाइव हुए। लेकिन जिनको केवल 1 mg का डोज दिया गया था तो उसमें 13% चूहे ही जिंदा रह पाए, बाकी सब मर गए। इसलिए समझ में आया कि इसका जो डोज है वो 15 mg पर kg बॉडी वेट ही ज़्यादा सुटेबल है और ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। अब इसके बाद में जो क्लोरोक्विन है वो कैसे असर करती है इसके बारे में भी मैं समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली इसका जो एंटीवायरल इफेक्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक है और इसकी जैसी दवा दूसरी मिल पाना बड़ा मुश्किल है। कई लोग रेमडेसिविर के बारे में चर्चा करते हैं तो शायद उन्होंने रेमडेसिविर के बारे में अध्ययन नहीं किया, उसका मैकेनिज़्म उनको मालूम नहीं है, इसीलिए वो समझते हैं कि क्लोरोक्विन से ज़्यादा प्रभावशाली रेमडेसिविर है। लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि रेमडेसिविर इसके सामने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। उसका एक कारण है कि ये 3 लेयर पे इफेक्ट करती है और चौथा है इसका
जो इसको सबसे पावरफुल बनाता है वो ये कि ये जिंक आयनोफोर भी है। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि वायरस को सेल के अंदर ही नहीं घुसने देती है, यानी वायरस की सेल में एंट्री को रोकती है। वायरस को सेल में एंटर होने के लिए रिसेप्टर्स चाहिए और ये उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देती है जिससे वायरस की एंट्री हो सकती है। तो ये पहला इसका मैकेनिज़्म है। नंबर जो दूसरा मैकेनिज़्म है वो ये है कि क्लोरोक्विन बहुत इजीली सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और ये सेल के अंदर के एटमॉस्फेयर को अल्कलाइन बना देती है और वायरस को प्रजनन के लिए यानी अपने रिप्लिकेशन के लिए अंदर का जो उसका एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए, लेकिन वो एसिडिक नहीं होता जब क्लोरोक्विन आती है, वो इसलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, वो अपनी प्रतिलिपियाँ नहीं बना पाता है, अपना रिप्लिकेशन नहीं कर पाता है। इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मान लो वो वायरस सेल के अंदर भी घुस गया क्लोरोक्विन के होते हुए, तो इसके बाद में उसने अपने रिप्लिकेशन करने की कोशिश की, तो उसमें एक पोस्ट ट्रांसलेशन फेज होता है, यानी अपना वायरस जो अपना जेनेटिकल मटेरियल है उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करता है। तो वो जैसे ही दूसरा स्ट्रैंड आरएनए का बना रहा होता है तो ये उसमें डिफेक्ट पैदा कर देती है, जिससे क्या होता है जो वायरस होता है उसके जैसा दूसरा वायरस नहीं बन पाता है, वो मटेरियल आधा अधूरा बन के ही रह जाता है, उससे एक नया वायरस तैयार नहीं हो पाता है। और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब मैं आपको बता दूं जो रेमडेसिविर है वो उसका मैकेनिज़्म क्लोरोक्विन के ये तीसरे मैकेनिज़्म से ही मिलता है, यानी वो जब रिप्लिकेशन होता है वायरस का उस समय जो अपनी वो प्रतिलिपि बनाता है उसको परफेक्टली वैसे ही वो नहीं बन पाती है रेमडेसिविर के प्रेजेंस में जैसे ओरिजिनल वायरस की थी, और इसीलिए ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, एक नया वायरस का निर्माण नहीं हो पाता है। और ऐसे जो बच्चे कुछ आरएनए सेल के अंदर होते हैं, सेल उनको खुद ब खुद डाइजेस्ट कर लेती है, सेल भी इन वायरस को मारने के लिए पूरा जोर लगाती है, वो सिर्फ बैठी नहीं रहती, वो भी अपना केमिकल वार उस वायरस के अगेंस्ट में लगातार जारी रखती है। तो इसके बाद में जो सबसे प्रभावशाली चीज़ है वो ये है कि मैंने जिंक में बताया था कि जिंक आयनोफोर्स होते हैं जो जिंक को सेल में अंदर प्रवेश करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, उसको सुगमता बनाते हैं। तो क्लोरोक्विन भी ऐसी है, ये एक जिंक आयनोफोर है। अगर सेल के बाहर जिंक होगा तो ये बड़े आसानी से उसको सेल के अंदर प्रवेश दिलवा देगी, और जिंक की उपस्थिति में जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड वायरसेस हैं वो रिप्लिकेशन ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका रिप्लिकेशन ब्लॉक हो जाने के कारण उनका इन्फेक्शन भी फैल नहीं पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस की ये क्लोरोक्विन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये सब विट्रो में यानी शरीर के बाहर जो प्रयोग हुए उसमें ये सब सिद्ध हुआ। अब जो शरीर के अंदर क्या हुआ इस बारे में जो जानकारी चाहिए उसके लिए ह्यूमन ट्रायल्स कर सकते हैं, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और सरकार भी इसकी अनुमति आसानी से नहीं देती है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब ये महामारी थी और पेशेंट को ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं थी, तो फिर अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। तो एक जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ अभी रिसेंटली मार्च 2020 में, उसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं हमारे लिए। उसमें 36 लोग थे और उनमें उन लोगों को 3 समूह में विभाजित किया गया, यानी कोरोना पॉजिटिव 36 पेशेंट थे। उसमें से 3 अलग अलग समूह बनाए गए। एक समूह को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन दी गई, दूसरे समूह को सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई, और तीसरे समूह को दोनों में से कोई भी दवा नहीं दी, उनको केवल कंट्रोल सिस्टम, मतलब कंट्रोल सिस्टम नहीं, उनको बोला जाता है कि उनको कंट्रोल करके रखा गया, यानी उनको दूसरा सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट था वो मिलता रहा। तो 6 दिन में ही जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन थी उनका वायरल लोड यानी शरीर में जितने नंबर ऑफ वायरल्स है वो 0 हो गए, यानी 6 दिन में उनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। 6 दिन नहीं बल्कि 5 दिन में ख़त्म हो गया। 6ठे दिन
तो दूसरे जो ग्रुप थे उनका अध्ययन किया गया, क्योंकि इनका 5वें दिन में ख़त्म हो गया। जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई, सब पेशेंट खुश हो गए और घर चले गए। इसके बाद में जो दूसरे पेशेंट बचे थे दूसरे ग्रुप के, उसमें से जिनको सिर्फ और सिर्फ क्लोरोक्विन मिली थी, उनका वायरल लोड हुआ तो कम 45%, लेकिन फिर भी 55% वायरल लोड अभी भी था। इसलिए क्लोरोक्विन अकेले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि छठे दिन के बाद में भी जो वायरस लोड है वो 55% है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कि इन लोगों को में से जिन लोग ऐसा ग्रुप जिसमें से न तो एजिथ्रोमाइसिन, न हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और न इनका कॉम्बिनेशन दिया गया, तो ऐसे ग्रुप में वायरस लोड नेचुरल तौर पर थोड़ा सा कम तो हुआ, लेकिन वो पूर्ण रूप से गया नहीं। हो सकता है कि जो क्लोरोक्विन लंबे समय तक दी जाए तो वो लोग ठीक हो सकते थे, लेकिन एक बात है कि अगर 6 दिन बाद भी क्लोरोक्विन से कोई व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो उसको इतने लंबे समय तक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी बीच में उसकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है और जो कमज़ोर पेशेंट हैं जिनको अन्य बीमारियां, वो मर भी सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक निष्कर्ष निकालता हूँ। वो निष्कर्ष ये है कि क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है और ये लोगों को ठीक करने में बहुत सहायता प्रदान कर सकता है। इस ट्रायल से ये कंक्लूजन निकलता है। जो दूसरा ट्रायल है, यानी अब मैं उस बात करता हूँ कंट्रोवर्सी की। कई लोग क्लोरोक्विन की प्रशंसा करते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग क्लोरोक्विन की निंदा करते हैं। मैं क्लोरोक्विन के प्रशंसक में से हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो क्लोरोक्विन है ये केवल एंटीवायरल ही नहीं है, ये एंटीवायरल होने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोआ और एंटी फंगल भी है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को बेटर करती है, ये शरीर को अल्कलाइन बनाती है और ऑटो इम्यून सिस्टम जिन लोगों को होता है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उनके इस रोग को भी दूर करती है और साथ में ये शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग भी नहीं होने देती। तो इसका शरीर पे बहुत ही पॉजिटिव असर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसको एक नेचुरल हर्ब मानता हूँ, क्योंकि ये एक पेड़ के छाल में से ली गई थी। उस छाल में से ही कुनेन निकला था और कुनेन से ही क्लोरोक्विन बनी। तो इसलिए मैं इसको एक नेचुरल हर्ब मानता हूँ। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने पैसा कमाने के लिए कुनेन से इसको क्लोरोक्विन कर दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कुनेन ही नहीं है, ये एक हर्ब है, एक प्रकृति में पाई जाने वाली औषधि है और इसीलिए इसके पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन इसको बदनाम करने के लिए कैसे तरीके अपनाए गए उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक फ्रांस में ट्रायल हुआ। उस ट्रायल में 81 लोग थे जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे, जो कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव आए थे, उनके अंदर शरीर में कोरोना वायरस था। उन लोगों को एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरोक्विन और एक और एंटीबायोटिक दी गई। इसमें से 81 में से 11 लोग मर गए और इस प्रयोग को उसी वक्त समाप्त कर दिया गया और ये घोषित कर दिया गया कि क्लोरोक्विन इस प्रयोग के लिए, यानी कोरोना वायरस 2 के लिए उपयोगी नहीं है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी डीप में कोई नहीं गया, क्योंकि मैंने दोनों प्रयोग पढ़े। एक प्रयोग में एजिथ्रोमाइसिन के साथ में जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई तो सभी के सब पेशेंट ठीक हो गए थे, उनका वायरस लोड भी कम हो गया था। और दूसरा प्रयोग हुआ तो उसमें से 11 लोग मर गए। तो ये मुझे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात लगी। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया इस प्रयोग का, तो मुझे पता चला कि जो लोग मरे थे वो उनमें से 2 लोगों को ब्लड कैंसर था, एक व्यक्ति को HIV था, 2 व्यक्तियों को सॉलिड बड़े बड़े ट्यूमर थे और 2 व्यक्ति अत्यधिक मोटे थे। तो वो लोग दूसरे अन्य कारण से भी मर सकते हैं, इसलिए क्लोरोक्विन को दोष देना ठीक नहीं है। और बात भी यही है कि इसके बारे में जो शोध है उस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि जो लोग मरे हैं क्लोरोक्विन के कारण मरे हैं। तो इसलिए क्लोरोक्विन इसकी दोषी नहीं है, ऐसा मेरा
मानना है। और एक दूसरी बात क्लोरोक्विन के बारे में कही जाती है, और वो ये कहा जाता है कि क्लोरोक्विन को लेने से हार्ट की बीमारी होती है और हो सकता है किसी भी व्यक्ति का हार्ट का फेल्योर हो जाए। लेकिन ऐसा शायद ही कभी हो, क्योंकि इस केस में अगर किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछो तो वो जो उदाहरण देगा वो मुझे पहले ही मालूम है, क्योंकि मैंने भी इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तो 1980 में एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 80 साल थी, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पेशेंट थी और लगातार 25 वर्षों से वो क्लोरोक्विन का सेवन कर रही थी। जब उसकी डेथ हुई तो ये पाया गया कि उसकी डेथ क्लोरोक्विन के कारण हुई है, और इसलिए क्लोरोक्विन को हार्ट की बीमारी से संबंधित कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि एक 80 साल की वृद्धा है जो 25 साल से लगातार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रही है। इसका मतलब है कि 25 साल तक तो इस दवाई ने उसको जीवित रखा। अगर ये बहुत ज़्यादा जहरीली या ख़राब होती तो वो पहले ही मर जाती। और इसी टाइप का एक केस 45 वर्ष की महिला में भी पाया गया, और वो महिला भी हार्ट की प्रॉब्लम से मरी थी, लेकिन उसने भी लंबे समय तक क्लोरोक्विन लिया था। लेकिन जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं, जैसे मलेरिया की या फिर अभी कोरोना वायरस की एंड कोविड-19 की, तो हमको कई सालों तक, क्या कई दिनों और कई महीनों तक भी नहीं लेना। हमको तो बस 4-5 दिन ही लेनी है, और इसके कारण हमारे शरीर पे थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव होगा और वो भी रिकवर हो जाएगा। हम कम से कम मरने से तो बच जाएंगे। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन इतनी ही बुरी होती तो अभी तक FDA इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता, लेकिन प्रतिबंध नहीं है। आज भी मलेरिया में इसके अतिरिक्त कोई भी कारगर दवा नहीं है। तो पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शरीर के लिए घातक होती है। वो घातक नहीं होती, वो टेम्परेरी उसका असर दिखाती है, शरीर पे कुछ प्रभाव पड़ता है, किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो लिमिटेड हैं। एक नेचुरल दवा का ही थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। तो मैंने आप लोगों को जिंक के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्लोरोक्विन के बारे में बता दिया। अब इसका जो नेक्स्ट सबसे कारगर जो औषधि है